तो ये मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा कि ये जो लोग टेररिज्म को बढ़ा रहे हैं ना, ये एक्चुअल में उनके बच्चों के पेट पर लात मार रहे हैं। ये टूरिस्ट जैसे ही पीछे हटेगा तो इसका सबसे बड़ा नुकसान इसी को तो है, कश्मीरी। और मैंने आपको टाइम टू टाइम बताया, हमारे इस कश्मीर, लेह लद्दाख और जम्मू की आबादी की प्रतिशतता में भी अंतर है। जम्मू में ज़्यादा हिंदू हैं मेजॉरिटी में, कश्मीर में ज़्यादा मुसलमान हैं, और लेह लद्दाख की बेल्ट में बुद्धिस्ट ज़्यादा हैं, है ना। लेकिन कम्युनिटी तो बेटा मिक्स रहती है ना, हर कोई कहीं भी रह सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इस टेररिज्म अटैक का सबसे बड़ा नुकसान जो भुगतेंगे ना, वो कश्मीरी भुगतेंगे। कश्मीर की रीढ़ है टूरिज्म। कश्मीर के पास अपना कोई बहुत पैसे का दूसरा साधन नहीं है। कश्मीर खेती में नंबर 1 नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, केसर उनकी एक ताकतवर चीज है, पर बेटा अकेला केसर थोड़ी पेट भर देगा। कश्मीर में सबसे ज्यादा इनकम का साधन टूरिज्म है, इससे बहुत पैसा आता है वहां। वैसे भी देखो, दुनिया में कहावत है कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। कश्मीर के लिए तो कहते हैं, जम्मू के लिए नहीं कहते इस बात को, ना लेह लद्दाख के लिए कहते। अगर घूमने आते हैं, अब इन मरने वाले 26-28 लोगों में 2 तो विदेशी हैं, उन विदेशियों के अखबारों में क्या छपेगा, उनकी सोशल मीडिया पे क्या चलेगा कि इंडिया में टेररिज्म का इतना बुरा हाल है कि टारगेट करके टूरिस्ट को मारते हैं। तो तुम्हें लगता है उन देशों से वहां यहाँ टूरिस्ट आएंगे? ये बात बहुत छोटी नहीं है। अगर इसको फील करें तो ये पूरे देश की इमेज भी गिरेगी कि टूरिज्म के नाम पे इंडिया में पता नहीं कौन किसका मर्डर कर दे, कौन कहाँ कब किसका रेप कर दे। ये हम लोगों को ना, पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए कि ये घटना मात्र नहीं है, इसका इम्पैक्ट दूसरे देशों तक जाएगा। और अब क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का भारत की यात्रा पर है, तो ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा है। इस टाइम पर जरूरत है कि इन चीजों पर डिस्कशन हो और आम आदमी भी जागरूक बने। बेटा ये 4 पन्ने पढ़ लेने से कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, और हम इसको बाद में लेके आए हैं वर्ड को, मैंने बताया था तुम लोगों को, ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके हमने इस प्रियम्बल में जोड़ा था धर्मनिरपेक्षता का शब्द, पहले नहीं लिखा था। तो उस हिसाब से क्वेश्चन मार्क उभर गया ना। लिखने वाले बहुत सोच समझ के लिख के गए हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तब फिर लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन वो एक्शन किसी धर्म के खिलाफ ना हो, क्योंकि बेटा कुछ अच्छे लोग भी हैं जो आज भी देश के लिए काम कर रहे हैं। हम ना भूलें कि इस देश में बहुत बेस्ट काम करने वालों में एक लंबी कतार है, जिन लोगों ने आज भी, फौज में बहुत सारे मुसलमान हैं, आज भी बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो मुसलमान हैं। तो ये कम्युनिटी या किसी धर्म के प्रति नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये कश्मीर के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि कोई उनके घर के अंदर बैठ के उनके बच्चों के लिए फ्यूचर पे एक काला अंधेरा उसने एक तरह से धब्बा लगा दिया। क्योंकि अब वहाँ पर अगर टूरिज्म नहीं रहेगा, जो बेरोजगारी है ना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ साबित होती है उन लोगों के लिए जिन्हें जवान लड़के चाहिए गलत रास्ते पे चलाने के लिए। अगर सब लड़के नौकरी पेशा होंगे, बिजनेस करते होंगे, तो कोई क्यों उनके चंगुल में फंसेगा? उन्हें तो ये ढूंढने हैं ना। जितने ज्यादा लड़के बेरोजगार जो भूखमरी से पीड़ित हैं, वो कुछ भी काम करने को तैयार होंगे, किसी भी हद तक गलत काम भी करेंगे, क्योंकि बेटा भूख तो कुछ भी करा सकती है। उनका तो टारगेट है बेरोजगार हो युवा। लेकिन अब अगर देखें, पिछले कई सालों से मैंने आपको देखो कितनी बार पढ़ाया, आर्टिकल 370 पढ़ाया था। ये विशेष राज्य का दर्जा हमारे सामने तो खत्म हुआ, हमने डिस्कशन किया ना इसके ऊपर 31 अक्टूबर 2019। उसके बाद से फिर हमने देखा था यूटीज के रूप में काम हुआ, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, बिल्कुल फ्री होके वहां जाते थे लोग। और टूरिज्म की कहीं ना कहीं लिस्ट में ऊपर नंबर आ गया था कश्मीर का। लेकिन अब एक अकेली ये घटना, ये सोचो सब कुछ नीचे ले जाएगी। वहां के मुसलमान भुक्तभोगी बनेंगे, उन्हीं की कम्युनिटी के लोगों ने ये गड़बड़ की और नुकसान किया उनका, क्योंकि एक्चुअल में वो मुसलमानों का भला चाहते ही नहीं है। बेटा वो तो चाहते हैं कि उनकी दुकानें ना चलें, उनका बिजनेस ना चले, उनके लड़कों को काम ना मिले, क्योंकि जितने ज्यादा लड़के बेरोजगार होंगे उतना उन टेररिज्म ग्रुप को फायदा होगा, उनकी संख्या बढ़ेगी। अब धीरे धीरे लड़के वहां लड़कियां कॉलेज जाने लग गए थे, स्कूल जाने लग गए थे, तो इससे क्या होगा? क्राउड अच्छे रास्ते पे चलेगा। जिनकी नीच मानसिकता है वो तो चाहते हैं ना यंग क्राउड बेरोजगार रहे, ऐसे बकरे ऐसे मुर्गे कहीं फंसते रहें, जो बेचारे क्या करें कि गरीबी से बदहाली से परेशान होकर गलत रास्ता अपनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मैं आज सुबह ये सोच रही थी कि हम कितने दिन से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 धार्मिक आजादी की बात करता है। वो कहता है
अपने कपड़े अपने हिसाब के पहनो, अपने धर्म की चीज़ों का पालन करो। हम पढ़ रहे थे सिख बंधुओं को पगड़ी पहनने से कोई नहीं रोक सकता, धार्मिक है। ऐसे ही मुस्लिम वो जो उनकी ड्रेसिंग की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें, ये सब फ्रीडम देती हैं। मतलब भारत के संविधान ने सबको बराबरी पे रखा हुआ है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं, फिर एक मन में एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या सच में इतनी आज़ादी देना ठीक है। फिर एक तरफ मन कहता है कि नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी तो एक व्यक्ति थे जिसने भारत को आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर हम सबको एक तराजू में कैसे तोलें। लेकिन अगर हम इतने उदारवादी बने रहेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे ना, तो फिर बेटा आज जनता है, कल उस जनता का चेहरा हम में से भी कोई हो सकता है। उनकी गलती क्या थी? एक कितना खूबसूरत परिवार, एक बच्चा अच्छे नंबर लाया, उसके फादर ने कहा इसके मार्क्स अच्छे आए हैं, घूम के आते हैं। और उनकी वो वीडियो देखना जिसमें वो एक दिन पहले अपनी वीडियो हस्बैंड वाइफ ने बनाई है। उन्होंने कहा कश्मीर बहुत खूबसूरत है, यहाँ कोई डर नहीं है। कल हम लोगों ने हाउस बोट में रुक के देखा और अभी हम शिकारा में जा रहे हैं। शिकारा वो जो नाव सी होती है। और फिर उन्होंने उस आदमी का नाम लिया जो शिकारा चला रहा है, मुस्लिम नाम है वो। आज वो वीडियो चल रही थी, उस औरत ने, आदमी ने उनका नाम लेके प्रेज किया कि बहुत सुंदर है कश्मीर और सबको यहाँ घूमने आना चाहिए। फिर उसी के साथ अब कल देख रहे हैं तो उसका हस्बैंड मार दिया गया। और उसका हस्बैंड मारने के बाद उस औरत ने जब कहा कि मुझे भी मार दो, तो बोले तुझे नहीं मारेंगे, मोदी को कह दियो, तू बताने के लिए छोड़ दिया तुझे। यानी एक खुला चैलेंज हो गया। वो औरत सोचो कितनी परेशान, कल तक तो वो क्या वीडियो बना रहे थे और आज उनके साथ क्या हुआ। नॉर्मल तुम्हारे मेरे जैसे घर वाले ही तो लोग हैं बेटा। एक न्यूली मैरिड कपल था, उसका हस्बैंड 3 दिन पहले शादी हुई थी, उसको मार डाला। जैसे एक हस्बैंड वाइफ खा रहे थे भेलपुरी वगैरह, एक आदमी आया कुछ भी नहीं और पूछा किस धर्म से, और सीधे शूट कर दिया। जैसे इस बात को वो इतने इतने 10-10 12-12 साल के बच्चे जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ना उनका पढ़ने में मन लगेगा, ना जिंदगी में वो कोई बड़ा स्टेप ले पाए। जैसे सोच के देखो मन में उनके में क्या बात बैठ गई। फौजी को आता देख वो बच्चा एकदम रोने लग गया, उसके एकदम ऐसा हो गया कि मैं क्या करूं। और उसकी माँ हाथ जोड़ के कह रही है कि मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को, क्योंकि उनको लगा कि ये भी टेररिस्ट हैं। जैसे जिन पे बीती है वो हमारे जैसे ही तो हैं, और अपने आप को वहां रख के देखें तो लगता है बहुत ज्यादा गलत हुआ। और ऐसे टाइम पर ना बेटा बड़े स्टेप लेने चाहिए, बहुत बड़े स्टेप। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है यूएन। जैसे ये छोटी चीजें नहीं है ना कि आप एक ऐसे देश में जहां बहुसंख्यक जो कम्युनिटी है आप उसी का मर्डर कर रहे हैं। और वो देश कितने सालों से कह रहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे देश में हमने सबको बराबरी का अधिकार दे रखा है। हमने आर्टिकल 29-30 स्पेशल लिख रखे हैं अल्पसंख्यकों के लिए। हमने उनकी लिपि तक की, उनकी शिक्षा तक की गारंटी दे रखी है। और कोई छीने तो सीधे कोर्ट का रास्ता दिखा रखा है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32। यानी ये 25 से 28 और 29-30 जो हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें कितनी बार खोल खोल के पढ़ाती हूँ, हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। फिर ये सब लगता है कि कहीं ये बेमानी तो नहीं है कि सबको बराबरी देके हम ही नुकसान खा जाएं। बस ये ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो कि गुस्सा गलत डायरेक्शन में निकले। अगर हम ये सोचें कि मुसलमानों ने ऐसा किया है तो ये गलत है बेटा, क्योंकि सारे मुसलमान तो एक जैसे नहीं हैं। और अगर हम इंडिया में हिंदू मुसलमान लड़ेंगे तो यही तो उनका टारगेट था कि हिंदुओं को चुन चुन के मार दो, उनका गुस्सा मुसलमानों पे निकलेगा, दोनों का कम्युनल राइट्स होंगे और इस बात के सारे मजे फिर पड़ोसी लेगा। वो तो यही चाहता है, लड़ो मरो। तो इसका मतलब ये उपाय नहीं है कि हम इससे मुस्लिम से लड़ रहे हैं, मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे हैं, क्योंकि हम तो बेटा एक ही देश के हैं। नुकसान तो वो कर गए ना जो बाहर से आए। तो इसका मतलब हमें उनकी पहचान करनी है जो इतने नीच हैं कि रोटी यहाँ की खाते हैं, पानी जमीन का पीते हैं और गद्दारी भी इसी जमीन से करते हैं। उनको अपने घर में रखते हैं, उनको सारे पॉइंट्स बताते हैं, उनको यहाँ रहना खाना पीना सब सुविधाएं मुहैया कराते हैं। तो इसका मतलब ये गद्दार अपने बीच में से हैं, ढूंढने यही लोग हैं। यही सेम पुलवामा में था। पुलवामा अटैक इंस्टेंट नहीं था। 300 किलो आरडीएक्स एक गाड़ी में अगर घूम रहा था तो वो गाड़ी किसी ने मैनेज करवाई होगी ना। पाकिस्तानी को आके गाड़ी थोड़ी मिल जाएगी बेटा, वो गाड़ी किसी लोकल ने उनके लिए अरेंज की, किसी ने उनको यहाँ रखा, यहाँ खिलाया पिलाया। उसको पता था कि किस टाइम पे ट्रूप वहां से निकलेगा सीआरपीएफ का। ये सारी चीजें ना प्री प्लान्ड होती हैं और उस प्लानिंग का पार्ट कोई अंदर का आदमी होता है। यानी सारी गड़बड़ हमारे देश के अंदर के हिस्से में है। तो किसी कम्युनिटी पे गुस्सा नहीं निकालना, ये उन गद्दारों को खोजना चाहिए जिन्होंने अपने लोकल एरिया के लोगों के पेट पे लात मार दी। अब पहलगांव में कौन जाएगा टूरिस्ट जिसको आज जाना था, जिनकी फ्लाइट पहले से निर्धारित थी, जिनकी होटल्स की बुकिंग थी, अब उनमें से कोई जाएगा वहां? सोचो उन होटल वालों का आज खाली बैठेंगे।
वो खाली अकेले नहीं बैठेंगे, उनका परिवार भी खाली बैठेगा। ये जो लोकल बिजनेस था ना, इस पे एक तरह से खत्म कर दिया इन कुछ लोगों ने। लोकल बिजनेस करने वाला हिंदू कोई नहीं मिलेगा वहां, 100% बिजनेस करने वाले मुसलमान हैं, मारने वाले भी मुसलमान हैं। यानी अगर ध्यान से देखें तो मुसलमानों के दुश्मन ही मुसलमान बन गए हैं। ये बात समझने की है। और जब ये मुस्लिम कम्युनिटी की समझ में आएगा ना कि हम अगर इनकी मदद करेंगे तो ये हमारे बच्चों का रोजगार खा जाएंगे, तब जाके इस देश में अकल आएगी। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी नेशनैलिटी है। और हम एकल नागरिकता का पाठ पढ़ते हैं कि हम सब सबसे पहले क्या हैं, इंडियंस हैं। लेकिन कुछ जाहिलों के दिमाग में ये बात नहीं आती और फिर वो कम्युनिटी बेस्ड अपने मन को बांट के और उन नीच लोगों की मदद करते हैं, जिसके चलते ऐसी घटनाएं होती हैं। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि आर्मी पे हमला हम देखते आए हैं, वो एक भड़ास है, गुस्सा है। लेकिन अपनी खुद की कम्युनिटी को पेट पे लात मारना, इससे ज़्यादा नीच काम कोई कर नहीं सकता। तो जहां जहां ज़रूरत पड़ती है ना, ऐसे में सरकार को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा कि अब हम क्या करें। नहीं तो आज अगर इस पे चुप रहेंगे तो बेटा टूरिज्म पे फिर अगली बार फिर अटैक करेंगे। आज वहां किया, कल पंजाब कर देंगे, फिर कहीं गुजरात कर देंगे। सीमा तो सारी लगती है ना। अगर इतनी फ्रीडम दी जाएगी तो फिर तो बेटा हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है। सरकार क्या करेगी वो अब देखना पड़ेगा।